जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 26 अक्टूबर के हमारे ERNA में बोले तो एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस में, जिसमें हम लोग इंडियन एक्सप्रेस की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन सभी को कवर अप करते हैं। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़ के साथ, जो कि है द वर्ल्ड पेज पे। इट इज़ टॉकिंग अबाउट इसराइल हिट्स साउथ गाजा एज वर्ल्ड लीडर सीक्स पॉज। सो ये चीज़ तो हमें पता है कि इसराइल और गाजा में क्या चल रहा है। 7 अक्टूबर से ये जो चीज़ें हैं, ये जो वॉर है, इन शॉर्ट ये शुरू हो चुका है, राइट। एंड हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि 7 अक्टूबर से लेके आज 26 अक्टूबर है, देख सकते हो कितने दिन हो गए। एंड यहाँ पे टोटल डेथ्स भी आप देख सकते हो कितनी डेथ्स हुई है दोनों साइड में, इसराइल एंड पैलेस्टीन दोनों साइड में। टोटल इंजर्ड कितने लोग हुए हैं इसके डिजिट्स भी हम लोग देख सकते हैं। इस गाजा के जो हेल्थ मिनिस्टर है उनका कहना है कि 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 750 पीपल आर किल्ड। मतलब आप समझ सकते हो कि ये किस लेवल पे चल रहा है। इंटरनेशनल कॉल्स किए जा रहे हैं कि इस जो ये वॉर है उसको एक पॉज लगाए, इस फाइटिंग को एक पॉज लगाए, ताकि ये जो लोगों की किलिंग्स हो रही है ये कहीं ना कहीं रुक सके, स्थगित हो सके, राइट। डजन्स ऑफ पीपल्स आर किल्ड। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसराइल्स मिलिट्री इंटेंसिफाइज बॉम्बिंग ऑफ सदर्न गाजा ओवरनाइट। ओके, सदर्न गाजा में बॉम्बिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। हेल्थ ऑफिशियल गाजा के बोल रहे कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो है, जितने हॉस्पिटल्स है गाजा में, आउट ऑफ इट 12 हॉस्पिटल्स ऑफ गाजा आउट ऑफ 35 हॉस्पिटल्स, वहाँ पे चीज़ों की कमी पड़ रही है, फ्यूल की कमी पड़ रही है, हॉस्पिटल्स में लोग ज़्यादा है एंड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है। इनफैक्ट आप ये भी देख सकते हो कि अब इसराइल जो है इट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ ग्राउंड इन्वेजन ऑफ गाजा। बोल रहे कि अब हम लोग एयर स्ट्राइक्स तो हो गए, अब ग्राउंड इन्वेजन भी करेंगे गाजा का, लेकिन कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें कुछ उन्होंने बताई नहीं है, डिक्लाइन किया है ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने से, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसराइल जेट्स ऑल्सो स्ट्रक सिस्टम आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू रॉकेट्स लॉन्च फ्रॉम सीरिया। तो ये सिर्फ इसराइल तक ही सीमित नहीं रहा है, सीरिया से भी जो रॉकेट लॉन्चेस हो रहे हैं, राइट, उसके ऊपर भी इसराइल जो है वो जवाब दे रहा है। तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हो इसराइल, गाजा, राइट, पैलेस्टीन, सीरिया, उसके बाद लेबनन भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है। एंड इट इज़ नॉट ओनली टू नेशन वॉर, टू कंट्रीज वॉर, लेकिन दूसरी लोग भी इसमें क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट उनका बढ़ते जा रहा है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ईरान हो गया, देन सीरिया हो गया, उसके बाद में लेबनान हो गया, इनकी भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है। एंड इसीलिए बोल रहे हैं ना कि ये वॉर कब एंड होगा, किस तरह से एंड होगा, कोई नहीं बता सकता है। आप देखो इस इमेज में, आप देख सकते हो किस तरह का ह्यूज डिजास्टर चल रहा है यहाँ पे, वहाँ पे लोगों की क्या हालत है। एक और आर्टिकल आपको आज के पेपर में मिलेगा जिसमें ये बताया है कि लिटरली जो फैमिलीज है वो स्प्लिट हो रही है दो पार्ट्स में, राइट। जैसे मदर अपने बच्चों को लेके एक पार्ट में रह रही है, फादर अपने बच्चों को लेके अलग पार्ट में रह रहे हैं, एंड दे आर टाइंग बैंड्स कि अगर इन केस आगे चल के किसी की डेथ हो जाती है तो हम हमारे जो फैमिली मेम्बर्स है उनको रिकॉग्नाइज कर सके। यहाँ तक चीज़ें पहुँच रही है गाइज, एंड इट इज़ वेरी वेरी हीनियस, राइट। हम लोग देख पा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हीनियसली चल रहा है। एंड यूएस एंड रशिया दोनों कॉल ले रहे इंटरनेशनल लेवल पे कि इस चीज़ को क्या करा जाए, स्टॉप किया जाए, एक पॉज लगाया जाए बिटवीन द फाइटिंग ऑफ इसराइल एंड हमास। ओके, ताकि जो गाजा है, गाजा में जो ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स है उसको क्या कर सके, उसको एड दे सके, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प दे सके, क्योंकि जो जनता है वो तो मासूम है ना, उनको कुछ नहीं पता, पिस तो जनता रही है सारी चीज़ों में, राइट। तो उनको बचाने की कोशिश यहाँ पे जारी है। तो ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो बात कर रहा है रशिया पासेस लॉ टू विड्रॉ फ्रॉम रेटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। अब भैया रशिया ऐसा क्यों बोल रहा है, तो समझो इस बात को। और ये न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी क्या है, ये सीटी बीटी याद आ रहा है, कुछ सिट्टी बिट्टी गुल नहीं होनी चाहिए, सीटी बिट्टी याद आना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है ये, आपने पढ़ाई होगा ऑफ कोर्स। द बिल टू डी रेटिफाई कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैन टेस्ट ट्रीटी, जिसको रेटिफाई किया था रशिया ने, राइट। लेकिन 1996 में ये ट्रीटी जो है वो अडॉप्ट हुई थी, राइट, जो बैन करती कि किसी भी तरह का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। ये नहीं बोल रहे कि न्यूक्लियर बम मत फेंको, वो बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट को ही बैन कर रहे हैं कि भैया न्यूक्लियर टेस्ट ही मत करो,
राइट, बट ये फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया कभी भी। इन एडिशन टू यूएसए इट इज़ येट टू बी रेटिफाइड बाय चाइना, हमारा भारत, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ईरान एंड इजिप्ट, इन सब ने कभी भी इसको रेटिफिकेशन नहीं दिया। ये अपने अपने एंड से जो अपने अपने जो टेस्ट है वो करते रहे हैं। सो अब रशिया बोल रहा है कि चलो एक बिल पास करते हैं हम लोग कि हम भी रेटिफिकेशन जो हमने दिया था न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को, उससे हट जाते हैं, उससे विड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो क्या हो गया है रशिया में देख लेते हैं थोड़ा। So, Russia's parliament completed the passage of a law on Wednesday withdrawing ratification of global treaty banning nuclear weapon test। इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं पे रशिया भी न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहती है, इसीलिए तो हट रही है, इसीलिए तो हटा रही है, राइट, इसलिए तो रेटिफिकेशन से विड्रॉ कर रही है। यही इसका निष्कर्ष हम लोग यही निकाल सकते हैं। ये हो सकता है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये होगा, ये हो सकता है, राइट। एविडेंस ऑफ डीप चिल इन रिलेशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स एज मॉस्को परस्यूज इट्स वॉर इन यूक्रेन, ये तो आप लोगों को पता ही है। देन ये सारी चीज़ें हो गई, फाइन, ये न्यूक्लियर टेस्ट बैन ये भी समझ लिया। देन पुतिन हैड रिक्वेस्टेड द चेंज टू मिरर द पोजीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विच साइन द सीटीबीटी इन 1996 बट नेवर रेटिफाइड इट। यूनाइटेड स्टेट्स भाई एक कदम आगे ही रहता है, उन्होंने साइन तो कर लिया बट कभी उन्होंने रेटिफाई किया ही नहीं, कभी उसको रिकॉग्नाइज किया ही नहीं। रशिया सेज इट विल नॉट रिज्यूम टेस्टिंग अनलेस वॉशिंगटन does, but arms control experts say a test by either Russia। रशिया बोल रहा है कि हम जो है वो टेस्टिंग रेज्यूम नहीं कर रहे, हम रेटिफिकेशन से विड्रॉल ले रहे हैं न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी का। इसका मतलब ये नहीं कि अब हम लोग धड़ाधड़ टेस्ट करते जाएंगे, नहीं नहीं, हम भी टेस्ट नहीं कर रहे। लेकिन जो आर्म्स कंट्रोल एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या बोलना है गाइज, उनका ये बोलना है कि अगर रशिया या यूएसए दोनों ने भी टेस्ट करना शुरू कर दिया तो क्या हो जाएगा, सो अक्यूट टेंशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो वॉर्स चल ही रहा है। आपको पता है यूक्रेन में वॉर चल रहा है एंड मिडल ईस्ट में वॉर चल रहा है। अभी हमारा फर्स्ट आर्टिकल उसी से रिलेटेड था, राइट। सो द एनर्जी डिपार्टमेंट सेड लास्ट वीक इट हैड कंडक्टेड अ केमिकल एक्सप्लोजन एज इट्स टेस्ट site in Nevada to improve the United States ability to detect low yield nuclear explosions around the world। कि उनको देखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स के कितनी एबिलिटी है कि वो कितना डिटेक्ट कर सकते हैं लो यील्ड के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को। तो ये सारी चीज़ें भैया चल रही है, थोड़ा बच के रहो आप लोग भी। और सीटीबीटी के बारे में आपको पढ़ना है, यहाँ पे कब हुई थी, 1996 में हुई थी। किस किस ने रेटिफिकेशन नहीं दिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ईरान एंड इजिप्ट। ओके, सो चलो चलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि है महुआ केस प्रोसेस प्रेसिडेंट्स। सो यहाँ पे मैंने आपको, मुझे लगता है कि 2-4 दिन पहले भी ये आर्टिकल आया था जब हमने बात की थी कि एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा विल मीट बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे टुडे ओवर हिज कैश फॉर क्वेरी एलिगेशंस। उन्होंने एलिगेशंस लगाई है निशिकांत दुबे जो एमपी है, उन्होंने टीएमसी एमपी महुआ मोत्रा पे, राइट, कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ब्राइब एक्सेप्ट की है, उन्होंने शी हैज़ एक्सेप्टेड ब्राइब। कि किस लिए ब्राइब एक्सेप्ट की, कि पार्लियामेंट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो क्वेश्चंस पूछने के लिए ब्राइब एक्सेप्ट की है, ऐसा निशिकांत दुबे जी का कहना है। ऐसा एलिगेशंस उन्होंने लगाया है, एंड सिर्फ एलिगेशंस नहीं लगाया, उसके साथ साथ उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दी है प्रॉपरली, विच वर कन्फर्म बाय द रियल एस्टेट डेवलपर दर्शन हीरानंदानी। सब्सिक्वेंटली हीरानंदानी, अ रेसिडेंट ऑफ दुबई, हैज इशूड स्वोन एफिडेविट सेइंग, उन्होंने एक स्वोन एफिडेविट जो है वो इशू करते हुए महुआ मोत्रा के ऊपर ये बोला है, गेव हिम हर पार्लियामेंट लॉगिन एंड पासवर्ड, कि मुझे महुआ मोत्रा ने पार्लियामेंट का अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया था कि मेरे बिहाफ पे आप क्वेश्चंस जो है वो पोस्ट कर दो। ओके, और इस चीज़ के लिए उन्होंने ब्राइब ली। सो ये जो केस है ये चल रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या समझना है कि ये एक्यूजेशंस जो एलिगेशंस है ये कितने सीरियस है। भैया बहुत सीरियस है, राइट। इफ अ MP हैज आस्क्ड क्वेश्चन एंड हैज डन other parliamentary work on behalf of somebody who has paid a consideration, then actually come to a privilege committee because a serious breach of privilege and contempt of the house। अगर सही में ये साबित हो जाता है कि उन्होंने ब्राइब एक्सेप्ट की है तो ये प्रिविलेज कमिटी एंड ये ब्रीच हो जाएगा, हाउस का कंटेम्प्ट हो जाएगा, हाउस के प्रिविलेजेस का ब्रीच हो जाएगा और ये सीरियस मामला हो सकता है गाइस। सो द एथिक्स कमिटी इज द राइट फोरम फॉर मैटर ऑफ दिस। ये चीज़ आप पढ़ सकते हो, राइट। दैट Has there been an allegation earlier about MPs over access to parliament website to someone else? नहीं, ये पहली बार ऐसी चीज़ हुई है, इसके पहले ये सारी चीज़ें नहीं हुई है। ओके, नो दिस सिस्टम हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस रिसेंटली। क्यों पहले नहीं हुई है? ऐसा नहीं कि पहले हुई नहीं है, ये जो ऑनलाइन का जो सिस्टम है ना, ये पहले एग्जिस्टेंस में नहीं था, ये अभी अभी आया है। तो जब से आया है तब से रिसेंटली आया, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये पहली दफ़ा ये सब हो रहा है। Is there a rule that specifically bars members from giving their parliament login password to a third person? देखो अभी तक तो ऐसा कोई नियम नहीं है, बट
नियम नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि बांटते फिरो, राइट नियम नहीं है इस तरह का कोई भी। बिकॉज द प्रैक्टिस ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ क्वेश्चन इज रीसेंट, द रूल शुड हैव बीन अमेंडेड व्हेन ऑनलाइन सबमिशन वर अलाउड। रूल्स को अमेंड कर लेना चाहिए था जब ऑनलाइन सबमिशन अलाउ हुआ था, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स नहीं हुई है एट दैट केस, बट स्टिल ये वायोलेशन है, ये ब्रीच ऑफ हाउस है। हम ये नहीं बोल सकते कि कोई रूल्स अमेंड नहीं हुए उसकी वजह से ये ब्रीच ऑफ हाउस नहीं है, ये ब्रीच ऑफ हाउस है। अगर साबित हो जाता है तो इस बात को आपको ध्यान में रखना, ये चीजें साबित नहीं हुई, ये चीजें आज होने वाली है, राइट आज 26 अक्टूबर को ये चीजें होने वाली है। ओके सो व्हाट विल हैपन वंस द कमिटी स्टार्ट्स इट्स प्रोसीडिंग ऑन October 26? सो द कमिटी विल कॉल द पर्सन हु आर इन्वॉल्व्ड एंड द स्टेक होल्डर्स, एंड उनको पूछेगी भैया क्या कहा, कैसे एफिडेविट जो फाइल किया है, एंड सारी चीज़ें पूछताछ करेगी, प्रॉपरली एग्जामिन करेगी चीज़ों को। ओके एंड फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये लगता होगा कि अगर कमिटी ने बोल दिया कि हाँ भैया इन्होंने इनके हक पे फैसला नहीं आया, राइट निशिकांत जी के हक में फैसला आ गया और एलिगेशंस जो उन्होंने लगाए थे वो साबित हो गए, तो क्या महुआ मोइत्रा जी इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकती? तो जी हाँ, महुआ मोइत्रा जी जो है MP कैन चैलेंज इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि अगर उनको एक्सपेल किया जा रहा है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में इस चीज़ को, इस डिसीजन को चैलेंज कर सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या एथिक्स कमेटी पनिशमेंट दे सकती है? नहीं, एथिक्स कमेटी सिर्फ बताएगी कि ये ऐसे ऐसी चीज़ें हैं एंड पनिशमेंट रिकमेंड करेगी। पनिशमेंट देनी है, क्या करना है नहीं करना है, फिर वो हाउस का काम रहता है, आगे घरों का काम रहता है, हाउस का काम रहता है, कमेटी का काम नहीं रहता है। ओके इस आर्टिकल से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के लिए ये है कि लोकसभा एथिक्स कमेटी, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन और मेंबर्स, ये चीज़ें आपको आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से गाइस ध्यान में रखनी है कि लोकसभा एथिक्स कमेटी कब बनी, इसकी नींव कब रखी गई, क्या पहले ऐसी चीज़ हुई है? अभी ये तो ऑनलाइन का हुआ, क्या ऑफलाइन में ऐसा कुछ हुआ है? राइट एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ना होगा। सी यूपीएससी कभी भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा महुआ मोइत्रा के बारे में या फिर निशिकांत दुबे जी के बारे में, या फिर कौन से एलिगेशंस थे, कौन विटनेस था, ये सारी चीज़ें थोड़ी पूछने वाला है। आपसे क्या पूछेगा, आपको वो ध्यान में रखना है। आपसे पूछेगा कमिटीज़ के बारे में, आपसे पूछेगा ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के बारे में, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के बारे में, राइट ये सारी चीज़ें पहले हो चुकी है क्या, एथिक्स कमेटी के बारे में, इससे रिलेटेड दूसरी कमिटीज़ के बारे में, ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो आर्टिकल तो अब आपको समझ में ही आ गया, लेकिन इस आर्टिकल को आपको प्रॉपरली स्टडी करना है, दैट इज लोकसभा एथिक्स कमेटी, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेंबर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20, ये तो हम लोग जाने देंगे, यहाँ से हम लोग आएंगे। द मेंबर ऑफ एथिक्स कमेटी आर अपॉइंटेड बाय स्पीकर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए स्पीकर जो है, लोकसभा के स्पीकर जो है वो इन कमिटीज के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। फाइन, करंटली कमिटी के मेंबर कौन है? दैट इज बीजेपी कौशाम्बी MP विनोद कुमार सोनकर जी जो है वो करंटली इस कमेटी को हेड कर रहे हैं, राइट एंड इट इंक्लूड, सबके नाम आप पढ़ सकते हो, विष्णुदत्त शर्मा एंड ऑल, यहाँ तक सबके नाम दिए हुए, अलग अलग पार्टीज से भी है। ये बोल सकते हो कि बीजेपी मेजोरिटी है, क्वाइट ऑब्वियस है, जिसकी सरकार रहेगी उसकी मेजोरिटी कमिटीज में तो रहनी ही रहनी है, राइट क्योंकि लोग ही उतने ज़्यादा है। सो बाकी सारी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ एथिक्स कमेटी प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ये सबसे पहले आइडिया आया था 1996 में, राइट कि एक ऐसी ना एथिक्स कमेटी होनी चाहिए, आइडियल ऑफ एथिक्स होना चाहिए दोनों हाउसेस में। उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हमको पता है कि नारायण कॉन्स्टिट्यूटेड द एथिक कमेटी ऑफ द अपर हाउस, ओके ऑन 4 मार्च 1997 के 4 मार्च को पहली बार ये कमेटी एस्टैब्लिश हुई थी, इनॉग्रेट हुई थी मई में, टू ओवरसी द मॉरल एंड एथिक कंडक्ट ऑफ मेंबर्स एंड एग्जामिन द कंडक्ट रेफर्ड टू इट, कि मॉरली एथिकली सारी चीज़ें सही चल रही है कि नहीं चल रही। अब ये जो केस हुआ ये तो एथिकली मॉरली दोनों चीज़ों से रॉन्ग है ना, ये तो एथिक्स के ही अगेंस्ट है कि आप मेंबर हो, आप MP हो तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप दूसरे के क्वेश्चंस क्यों आगे पूछोगे, दूसरे आपकी प्रोफाइल क्यों हैंडल करेगी, तो ये तो एथिक्स के अगेंस्ट हो गया, राइट इसलिए तो एलिगेशंस, इसी बेसिस के ऊपर तो एलिगेशंस लगे। ओके सो इन द केस ऑफ लोकसभा स्टडी ग्रुप, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। उसके बाद हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है 2005 कैश फॉर क्वेरी केस। इन 2005 द 2 हाउसेस अडॉप्टेड मोशंस टू एक्सपेल 10 लोकसभा MPs एंड 1 राज्यसभा MPs। 2005 की बात है, 10 लोकसभा MPs एंड 1 राज्यसभा MP को क्या किया गया था, एक्सपेल किया गया था। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर अक्यूजेशन था आस्किंग क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट फॉर मनी, कि पैसों के लिए, पैसे लेके उन्होंने पार्लियामेंट में जो है वो क्वेश्चंस पूछे थे, राइट तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये
पहले भी हो चुका है 2005 में, लेकिन ऑनलाइन केस में पहली बार हुआ, ये आपने याद रखना है। फिर प्रोसीजर फॉर कंप्लेंट क्या होती है ये भी आपको देखना है। A person can complain against a member through another Lok Sabha MP along with evidence of the alleged misconduct and an affidavit stating the complaint is not false। ऐसे ही नहीं कि किसी ने भी जाके बस कंप्लेन कर दी, राइट, उस कंप्लेन के साथ साथ एविडेंस भी लगता है, एविडेंस के साथ साथ एफिडेविट भी लगता है कि वो कंप्लेंट भैया फॉल्स नहीं है, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं कि फॉल्स कंप्लेन को एंटरटेन करते रहे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे कि क्या ये कंप्लेन प्रॉपर है, क्या इसके लिए आपके पास कोई एविडेंस है, क्या कोई एफिडेविट है, क्या ये फॉल्स कंप्लेंट तो नहीं है, ये ऐसी तो नहीं पका रहे, राइट। If the member himself complains, the affidavit is not needed। अगर मेंबर खुद कंप्लेन करते तो एफिडेविट की गरज नहीं लगती। The speaker can refer to the committee any complaint against an MP। The committee does not entertain complaints based on media reports। ये भी चीज़ भी ध्यान रखो, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पे कंप्लेंट्स को एंटरटेन नहीं किया जाता है, ओके। देन privilege committees, the work of ethic committee and the privilege committee often overlap। एथिक कमेटी प्रिविलेज कमेटी का वर्क ओवरलैप करता है, आपको इसका डिफरेंस भी पढ़ लेना है, राइट। इसलिए मैंने बोला आपको क्या इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री कमिटीज इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, इसके ऊपर से क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं एग्जाम में आपके, ओके। तो चलो चलते हैं हम लोग आगे और चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, समझते हैं। चाइना जी आ गए, दैट चाइना लॉन्चेस न्यू मिसाइल सबमरीन, व्हाई दिस इज सिग्निफिकेंट। देखो हमने अभी रिसेंटली भी देखा था, राइट, कि कंट्रीज जो मिसाइल्स लॉन्च करती है, जो भी चीज़ें करती है, उसके ऊपर हमारा ध्यान क्यों रहता है, एंड स्पेशली जो हमारे नेबर्स है उनके ऊपर हमारा बहुत ध्यान होना चाहिए ना, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ऑलरेडी हमारे पास इतने अच्छे नेबर्स दिए हुए हैं, राइट। तो चाइना लॉन्चेस न्यू मिसाइल चाइना ने लॉन्च कर दी है, लॉन्च इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड गाइडेड मिसाइल सबमरीन अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। क्या बोल रहे हैं कि ये चाइना की पहली न्यूक्लियर पावर्ड गाइडेड मिसाइल सबमरीन है, ओके। एंड ये पहले किसके पास थी, सोल यूएसए के पास थी, राइट, एंड रशिया के पास थी, लेकिन अब चाइना के पास भी आ गई है। एंड खासियत क्या है इसकी, इट गिव्स इट लैंड एंड सी अटैक ऑप्शंस, की वो लैंड से और सी से दोनों से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, राइट। इन सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत है, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है, बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस, राइट। अपनी आर्मी को, अपनी मिलिट्री को, अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रॉन्ग रखना आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं वर्ल्ड में 2 जगह जो है वो वॉर चल रहे हैं, यूक्रेन में भी चल रहा है एंड इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट भी जो चल रहा है, वो सारी चीज़ें भी आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें हमारे डिफेंस सिस्टम को मेंटेन रखना, न्यू मिसाइल्स को लॉन्च करना, सबमरीन्स को लॉन्च करना, जो चाइना अभी कर रहा है। एक हमारे से रिलेटेड आर्टिकल भी है जिसके बारे में हम देखेंगे और बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील करेंगे। सो द पेंटागन रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन October 20 marks the first apparent confirmation that the modified submarine seen in Chinese shipyard over last 18 months, कि लास्ट 18 मंथ से ना चाइनीज शिपयार्ड में एक मॉडिफाइड सबमरीन देखने को मिल रही है, एंड वो यही थी टाइप 093B गाइडेड मिसाइल सबमरीन, जो आज पता चल गया है सबको कि चाइना ने लॉन्च कर दी है, राइट। प्रीवियसली सैटेलाइट इमेजेस जो है वो उससे पता चला था कि नॉर्थ ईस्ट चाइना के हुलुडाओ शिपयार्ड में मई 2022 में देखा गया कि एक न्यू और अपग्रेडेड क्लास ऑफ सबमरीन जो है वो लोग डेवलप कर रहे हैं, पॉसिबली विथ वर्टिकल ट्यूब्स फॉर लॉन्चिंग क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल का क्या इंपॉर्टेंस है कि वो एयर में जो मिसाइल्स है उनको वाटर में पानी में रहते हुए क्या कर सकती है, हिट कर सकती है, राइट। एंड थ्रेट टू एयरक्राफ्ट कैरियर्स होती है, इज नोन एज SSGNs। कन्वेंशनली आर्म्ड मिसाइल सबमरीन्स वर फर्स्ट डेवलप बाय सोवियत यूनियन ने इसको पहली बार डेवलप किया था कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस एयरक्राफ्ट्स को टारगेट करते हुए, कि जब यूएस एयरक्राफ्ट सोवियत यूनियन के एयर के ऊपर उनके आसमान में आएंगे तो वो इनको यूज़ करते हुए, सबमरीन मिसाइल्स को यूज़ करते हुए यूएस एयरक्राफ्ट्स को क्या करेगी, उड़ा देगी उधर की उधर ही, राइट। सो ये जो क्रूज मिसाइल्स होती है लॉन्ग रेंज होती है, then precious weapons that are jet propelled at the supersonic speed through their flight। so unlike ballistic missiles जैसी होती है, उनके अलावा इसमें क्या खासियत होती है, इसमें खासियत ये होती है कि क्रूजेस
मिसाइल्स फ्लाई एट लो एल्टीट्यूड, एक तो वो आसमान में नहीं रहती, लो एल्टीट्यूड में रहती। दूसरी बात, स्किमिंग द सरफेस ऑफ द सी एंड दस अवॉइडिंग रडार डिटेक्शन, वो रडार के डिटेक्शन में भी नहीं आती, उसको भी अवॉइड कर लेती है क्योंकि वो रहती है पानी में, आसमान में तो रहती नहीं है, राइट। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 3 न्यू चाइनीज SSGNs कुड बी ऑपरेशनल बाय नेक्स्ट ईयर। देखो 3 ये लोग ऑपरेशनल करने वाले अगले साल तक, as a part of wider expansion of China's submarine fleet amid recent escalations of tensions with USA। कि उसको क्या करना है, अपनी जो सबमरीन फ्लीट है उसको और एडवांस करना है, उसको और एक्सपांड करना है, राइट। सो यहाँ तक इस आर्टिकल में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। तो चलो चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ गाइज, जो है भारत के बारे में, इंडिया के बारे में। द आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 1 एंड ये बात कर रहा है कॉन्टर्स ऑफ जॉइंट थ्रेट कमांड्स रेडी अवेट गवर्नमेंट नॉट बिफोर ट्वीक्स। अब ये क्या बोल रहा है भैया, ये बोल रहा है 1 फॉर पाक चाइना फ्रंटियर एंड 3rd फॉर अ थ्रेट वाया सी अर्ली टॉक्स ऑन अ 4th, चौथे के ऊपर भी बात कर रहा है। अब बात ये है कि 3 थिएटर कमांड जो है उसको डेवलप करने वाले हैं। सो फर्स्ट जो कमांड रहेगा वो फेस करेगा पाकिस्तान की तरफ, सेकंड वाला ऑपोजिट रहेगा चाइना की तरफ, राइट। एंड थर्ड हमारा मैरीटाइम थिएटर कमांड रहेगा जो टैकल करेगा अगर आगे चल के मैरीटाइम थ्रेट कुछ हुआ आउटसाइड कोस्टल बॉर्डर्स, हमारे कंट्री के, हमारे भारत के कोस्टल बॉर्डर्स में अगर कोई भी चीज़ हुई तो ये जो थर्ड हमारा थिएटर कमांड होगा वो क्या करेगा, मैरीटाइम थ्रेट को टैकल करेगा। लाइकली लोकेटेड, एंड ये कहाँ पे लोकेटेड हो सकता है ये भी देके रखा है, एक तो जयपुर में, ठीक है, उसके बाद लखनऊ में एंड फिर कारवार में। इंपॉर्टेंट चीज़ हमको क्या है इस आर्टिकल से समझने के लिए ये है कि अ थिएटर कमांड डिप्लॉयज एलिमेंट ऑफ द अंडर 3 सर्विसेज अंडर सिंगल यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर, की जो तीनों हमारे सर्विस है ना, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, इन तीनों को एक छत्र छाया के अंदर हमें लाना है, इन तीनों को यूनिफाई करना है एंड फिर इसको हमें क्या करना है, यूज़ करना है स्पेसिफिकली हमारी स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजनल रिलेशंस के हिसाब से हमें इन तीनों को साथ में लाके एक 3 ऐसे थिएटर्स बनाने हैं। जैसे एक हमने पाकिस्तान के साइड में रख दिया, एक हमने अपोजिट चाइना रख दिया एंड तीसरों को हमने डिप्लॉय कर दिया मैरीटाइम थ्रेट के लिए, इस तरह से, फाइन। ये चीज़ें तो यहाँ पे समझ में आ गई। अब इसके अलावा थोड़ी और चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी जिसमें आपको थोड़ा मज़ा भी आएगा समझने में, राइट, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। करंटली अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना तो हमारी आर्मी और IAF, ओके, इन दोनों के पास ईच 7 कमांड्स है। कितने कमांड्स है गाइस, 7 कमांड्स है। एंड हमारी जो नेवी है ना उसके पास 3 कमांड्स है। 2 हमारे पास ट्राई सर्विस कमांड है। कितनी, 2 हमारे पास ट्राई सर्विस कमांड है जिसमें आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी तीनों होती है। जो उसमें एक है अंडमान एंड निकोबार कमांड, ठीक है, एंड दूसरी हमारे पास है SFC दैट इज स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड, फाइन। सो इनका डिस्कशन क्या चल रहा है ना कि एक रेगुलर कमांड को ईच अपग्रेडेड टू थिएटर कमांड, की एक जो रेगुलर कमांड है ना उसको हर एक में, जो मैंने बताया, हर एक जो थिएटर कमांड है ना उसमें डिप्लॉय कर देना है। एंड डिस्कशन चल रहा है कि ये जो अंडमान एंड निकोबार कमांड है, ये जो अंडमान एंड निकोबार कमांड है इसको हम लोग किसके साथ मिक्सअप करेंगे, ये थर्ड वाली के साथ, जो थ्रेट वाया सी को टैकल करेगा ना, इसके साथ अंडमान एंड निकोबार कमांड को हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, अपग्रेड करेंगे, राइट। ऐसा डिस्कशन चल रहा है। एंड फोकस है, क्यों फोकस है, फोकस हमारा क्या है इस चीज़ को करने के पीछे कि हमें एनहांस करना है जॉइंटनेस ऑफ आर्मी इन तीनों सर्विसेज को, किस लिए, ताकि हम इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कर सके, आगे बढ़ सके, राइट। अगर आज के डेट में हमें हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख रहे हो जियोपॉलिटिकली चीज़ें कितनी ज़्यादा चेंज हो रही है, एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ये तीनों मिलेंगे तो कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। सो वही बातें तो यहाँ पे चल रही है, काउंटर्स ऑफ जॉइंट थ्रेट कमांड्स, और ये आज से नहीं चल रही, ये पहले से चल रही है, ओके। ऐसा मत समझो कि आज ये आर्टिकल आया तो ये आज से चल रही है, लगभग इसको साल भर तो हो ही चुका है इन सारी बातों को चलते हुए कि चीज़ें हम लोग कैसे कैसे टैकल करें, फाइन।
सो चलो चलते हैं एंड आते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, दैट इज सेंटर अप्रूव्स ₹22,303 करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी फॉर राबी सीजन। राबी सीजन के लिए सब्सिडी जो है वो अप्रूव कर दी है सेंटर ने। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो राबी सीजन 2020। हम लोग यहाँ पे ना पहले कलर चेंज कर लेते हैं, ओके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सी राबी सीजन 2022-2023 के रेट्स आप लोग देख लो यहाँ पे, एंड राबी सीजन 2023-2024 के रेट्स यहाँ पे देख लो कितना ज़्यादा अंतर है। नाइट्रोजन 98.02 का था और अभी 47.02 का है, राइट। सबके रेट्स देख लो यहाँ पे। इस तरह से जो सब्सिडी है वो दी गई है सिर्फ इस सीजन के, इस साल के राबी सीजन के लिए, ओके राबी सीजन के लिए। खारीफ के रेट्स भी आप देख सकते हो, 2023 खारीफ के रेट्स अलग है एंड राबी के अलग है, ओके। तो चलो वापस से एक बार हम हमारा पहले कलर चेंज करेंगे, नहीं तो ये विजिबिलिटी कम दिखेगी। So, Center approved nutrient-based subsidy (NBS) rates on Wednesday for nutrients including nitrogen, phosphorus, पोटैश एंड सल्फर फॉर राबी सीजन 2023। राबी सीजन कब आता है? अक्टूबर से लेके मार्च तक। राबी को ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, ठंड का सीजन है, ठंडी में हम लोग क्या करते हैं, हमारे हाथ रब करते हैं। सो रब मीन्स राबी। राबी सीजन कब आता है? ठंड में आते हैं अक्टूबर से मार्च तक, ओके। एज पर द डिसीजन द रेट फॉर नाइट्रोजन इज फिक्स्ड एट ₹47.02 पर kg। ये सब तो हम लोगों ने देख चुके हैं, बट उसके अलावा एक चीज और यहाँ पे है जो कि द यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने क्या कहा, एडिशनल सब्सिडी ऑफ ₹45 पर टन भी दिए जाएंगे। किसको? DAP, दैट इज डी अमोनियम फॉस्फेट। ड्यू टू दीज रेट्स फार्मर्स विल कंटिन्यू टू रिसीव DAP एट एन एग्जिस्टिंग प्राइस ऑफ 1350 पर बैग, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है और डिटेल्स आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमको यहाँ पे ये देखनी है, सब्सिडी फॉर PA विल बी प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन अप्रूव्ड रेट्स फॉर राबी। अप्रूव्ड रेट्स के ऊपर सब्सिडी आपको मिलेगी टू एंश्योर स्मूथ अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स टू फार्मर्स एट अफोर्डेबल रेट्स। कि फार्मर्स को फूड सब्सिडी मिलेगी, फर्टिलाइजर सब्सिडी फूड बोल रही हूँ मैं, सॉरी, फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलेगी अफोर्डेबल रेट्स के लिए। अब आप पूछोगे कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है फार्मर्स के लिए, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है फार्मर्स के लिए ये सारी की सारी चीज़ें, राइट। आप देख रहे हो ना, इस साल ऑलरेडी बारिश जो है वो बहुत कम हो गई है। क्यों बारिश कम है इस साल, पता है ना? अल नीनो इफेक्ट है, राइट। अल नीनो इफेक्ट की वजह से इस साल बारिश बहुत कम है। ड्रॉट लाइक सीजन्स, ड्रॉट लाइक कंडीशंस आप लोग देख सकते हो बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया के, स्पेशली महाराष्ट्र में आप देख सकते हो ड्रॉट लाइक रीजन्स बन चुके हैं इस साल। सो इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए भी हो सकता है। और बाकी तो दूसरा रीज़न आपको पता ही है, कमेंट में मुझे बता ही देना कौन सा रीज़न है दूसरा, राइट। मैं नहीं बताऊंगी। सो इन द सेपरेट डिसीजन द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड इंक्लूजन ऑफ रानी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ उत्तराखंड की। इस मल्टीपर्पज़ डैम के प्रोजेक्ट को भी क्या करेंगे, अप्रूवल दिया गया अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम की। इसमें क्या करते हैं, जो डैम्स है उन सबको कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसी डैम की बात यहाँ पे की जा रही है, ओके गाइज। सो दिस वॉज इट फॉर द आर्टिकल। चलो हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि आएगा आपको पेज नंबर 15 पे, और ये बात कर रहे हैं न्यू मेड इन इंडिया डाया चार्जिंग स्टेशन, हाउ दिस कुड पुश EV अडॉप्शन। सो चार्जिंग स्टेशन की यहाँ पे बात हो रही है। EV के नाम से तो सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट। अरे ये इलेक्ट्रिक वाली है। आजकल तो लोग आके पूछ रहे थे, लेते, अरे आपकी एक्टिवा इलेक्ट्रिक वाली है, तो मुझे बोलना पड़ता है नहीं ये तो नॉर्मल वाली है, मुझे भी शिफ्ट होना है इलेक्ट्रिक पे। चलो मजाक कर रही हूँ, चलते आगे। सो EV के लिए सब लोग एक्साइटेड रहते ही है। एंड जैसे कि आपको पता है कि आज की डेट में लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल सच एज स्कूटर्स, बाइक, रिक्शाज, ये सब तो हमें देखने को ही मिलते हैं। एंड 4 व्हीलर्स में भी हमें EV देखने को मिलती है। तो भैया पॉइंट क्या है, पॉइंट यहाँ पे ये बात हो रही है चार्जिंग स्टेशन की, कि हम जैसे मोबाइल के चार्जर्स होते हैं उसी तरह से हम चार्जिंग स्टेशंस क्रिएट करेंगे EV के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए। इस बारे में बात हो रही है। सो अ न्यू स्टैंडर्ड, ये सब आप देख सकते हो, हैज़ बीन डेवलप्ड थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन नीति आयोग एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड, ये नेक्स्ट पेज पे चला गया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टू व्हीलर मेकर, अथर एनर्जी एंड वेरियस अदर गवर्नमेंट इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स ने मिलकर ये सोचा है कि हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू स्टैंडर्ड को डेवलप करेंगे। अब ये स्टैंडर्ड क्या होता है, देखो जैसे ये
वर्ल्ड का सबसे पहला रहेगा जो कंबाइन करेगा एसी और डीसी दोनों को। एसी मतलब आपकी घर वाली एसी नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट को, फॉर एलईवीज कंबाइंड एसी एंड डीसी। अब सारी जो एलईवीज होती है ना, सब में एक ही चीज़ नहीं होती, राइट। जैसे हमारे फोन्स होते हैं ना, आप देख सकते हो कि टाइप सी चार्जर होता है, किसी किसी का अलग टाइप का चार्जर होता है। देन एप्पल के फोन्स का चार्जर अलग होता है कि नहीं होता है, लाइट चार्जर भी होता है। सो ये क्या होता है, ये एक तरह का कॉर्ड है, एक तरह का, मैं बोल सकती हूँ एक तरह का सिस्टम है कि एप्पल के चार्जर से अब आप अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर सकते हो, राइट। नॉर्मल दूसरे कंपनीज का फ़ोन चार्ज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से बनाया गया इन द सेम वे। जब हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक से इसको जोड़ के समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की अगर बात करें तो उनकी भी चार्जिंग की सिस्टम अलग अलग होती है। कुछ एसी से चार्ज होते हैं, कुछ डीसी से चार्ज होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं जिसमें एसी और डीसी दोनों रहे, राइट, जिसमें एलईवीज कंबाइंड रहे कि एलईवी चाहे आपकी एसी से चार्ज हो रही है, डीसी से चार्ज हो रही है, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, आप आराम से आके उधर चार्ज कर सकते हो। डीसी चार्जिंग स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स आर ऑलरेडी यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ये हमें पता है कि अक्रॉस द वर्ल्ड डीसी चार्जर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स के लिए ऑलरेडी यूज हो रहा है, लाइक द कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम CCS स्टैंडर्ड दैट इज वाइडली यूज्ड इन यूरोप। अब हर जगह ना अपना अपना एक सिस्टम यूज किया जाता है। जैसे यूरोप में क्या यूज किया जा रहा है, CSS यूज किया जा रहा है, एंड इन मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक फोर व्हीलर्स इन इंडिया में भी यही यूज किया जा रहा है। फाइन, अ कंबाइंड चार्जिंग स्टैंडर्ड इज अट्रैक्टिव because of its interoperability, which means that it can be used by different kinds of EV models। देखो ये वही हो गया, बुफे सिस्टम होगी। जैसे खाने के लिए आप लोग जाते हो किसी पार्टी फंक्शन में, तो आप देखते हो एक बुके बोल रही हूँ मैं भी, बुके सिस्टम बुफे सिस्टम होती है कि आप अपने हाथ से जो भी चीज़ें, आपको चाइनीज़ खाना है, आपको इंडियन खाना है, आपको रसगुल्ला खाना है, गुलाब जामुन खाना है, जो है आप अपना अपना ले सकते हो, राइट। एंड एक जगह पे कभी कभी गए रहोगे तो ठराविक होता है, इट मीन्स कि एक ही टाइप का मेन्यू होता है, आपको वही खाना है, वही वो लोग परोसेंगे, वही खाना होता है, चॉइसेस नहीं होती है, राइट। इन द सेम वे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी चॉइसेस बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। आजकल शादियों में जैसे बुफे सिस्टम ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है ना, खाने पीने के एग्जाम्पल से ही समझ पाते हैं सब लोग। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग कॉम्बिनेशन ला रहे हैं एसी डीसी दोनों का, कि भाई आपकी 2 व्हीलर हो, एलईवी हो, या फिर 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, आप दोनों को एट अ टाइम एक जगह पे चार्ज कर सकते हो। ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ ईवी मॉडल्स। सो नीड फॉर अ नेशनल स्टैंडर्ड। अब ये बात है कि नेशनल स्टैंडर्ड की नीड क्यों है भैया। इन इंडिया ईवीज आर नॉट mandated to follow a specific standard for EV charging connectors। इंडिया में कोई ऐसा स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे यूरोप में हमने देखा ना CCS है, वैसे इंडिया में कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है अभी तक। करंटली इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मेकिंग, जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक आपको पता ही होगा, अतर इलेक्ट्रिक एंड अल्ट्रावायलेट ऑटोमोटिव्स ऑल यूज डिफरेंट चार्जिंग स्टैंडर्ड्स फॉर देयर ईवी। सबके अपने अलग अलग चार्जिंग है। जैसे कि मैंने बताया एप्पल के फ़ोन का अलग चार्जर है, नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन टाइप सी पोर्ट यूज़ करता है, राइट। इसी तरह से इनके अलग अलग चार्जर्स है। बट अब हम लोग क्या चाह रहे हैं, अब हम लोग चाह रहे हैं कि ईवी मेकर्स टू यूज अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड दैट कैन हेल्प एड्रेस रेंज ऑफ एंजाइटी एंड प्रमोट फास्टर अडॉप्शन ऑफ ईवी। सोचो कि आप एक जगह पे एक चार्जिंग स्टेशन पे जा रहे हो, राइट, उस वहाँ पे सिर्फ AC चार्जिंग है, दैट इज ऑल्टरनेट करंट है, और आपका जो 4 व्हीलर है वो DC से ही होगा। तो क्या करोगे, तो आपको निकलना पड़ेगा। बट दूसरी चार्जिंग स्टेशन में जा रहे हो जहाँ पे AC और DC दोनों है, तो आपका भी काम हो जाएगा, और 2 व्हीलर अगर लेके कोई आ रहा है EV वाला तो उसका भी काम हो जाएगा, राइट। इसी चीज़ को हमें क्या करना है, हमें प्रमोट करना है, ऐसा हमारा आर्टिकल बोल रहा है। सो ग्लोबल चार्जिंग कनेक्टर स्टैंडर्ड, चाइना यूजेज अ नेशनल स्टैंडर्ड फॉर EV चार्जिंग कनेक्टर्स कॉल्ड GBT दैट अलॉन्ग विद वन ऑफ द डेंसेस्ट नेटवर्क्स ऑफ चार्जिंग स्टेशंस इन द वर्ल्ड। चाइना भी उसने भी अपना एक स्टैंडर्ड नेशनल स्टैंडर्ड बनाया है EV चार्जिंग के लिए। ओके, has allowed it to productively address concerns around range anxiety and become the world's largest markets for EV। इस वजह से वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट भी बन गया है EV के लिए। जबकि US does not have a standard, उन्होंने कोई नेशनल स्टैंडर्ड सेट नहीं किया है। फाइन, EVs आर नॉट कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर टू पुश फॉर सम डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन फॉर इंस्टेंस। और जो EVs है ना, वो बिल्कुल प्रयत्न नहीं कर रहे, वो बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे कि वो एक तरह का जो स्टैंडर्ड है ना उसके साथ रहे, राइट। सबके अलग अलग है। जैसे फोर्ड, GM दैट इज जनरल मोटर्स अडॉप्टिंग नॉर्थ अमेरिकन चार्जिंग स्टैंडर्ड्स NACS डेवलप बाय टेस्ला। अब वो टेस्ला का डेवलप किया हुआ NACS की यूज़ करे, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ ज़्यादातर वहीं पे यूज़ होगी, एंड उस वजह से EVs उनको मिल जाएंगे अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका। ये उनका फोकस है। और हमारा क्या फोकस है, AC DC दोनों लगा दो, सब अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके आए और चार्जिंग कर ले। ओके
फाइन, इस तरह से क्या हो जाएगा, ईवी का जो चॉइस है ना वो इजी हो जाएगा। जैसे आप बोलते हो कि ईवी तो ले लेंगे, लेकिन अगर बीच में ही चार्जिंग खत्म होगी तो क्या हो गया भाई, चार्जिंग स्टेशन पे जाके चार्ज कर लेना। तो ये एक ऑप्शन मिल जाएगा सभी को, तो उसकी वजह से क्या होगा, शिफ्ट करना ईवी पे थोड़ा आसान हो जाएगा। फाइन। सो चलो अभी चलते हैं और हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज कैबिनेट अप्रूव्स इंडिया जापान चिप सप्लाई चेन पार्टनरशिप। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि इंडिया जापान चिप सप्लाई चेन पार्टनरशिप को यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान ऑन डेवलपिंग सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप। अब ये सारी चीज़ें क्यों डेवलप कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है भैया, हम लोगों को भी सेमीकंडक्टर के चिप सप्लाई में और उसके मैन्युफैक्चरिंग में क्या करना है, आगे बढ़ना है। राइट, सिर्फ एक चीज़ में नहीं, सिर्फ डिफेंस में ही नहीं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमें टेक्नोलॉजी में, हमें डिजिटलनेस में भी आगे बढ़ना है। तो MAU So the MAU intends to strengthen cooperation between India and Japan towards enhancement of semiconductor supply chain, recognizing the importance of semiconductor and for the advancement of industries. So इनका क्या बोलना है कि हमें इन सारी चीज़ों में आगे बढ़ना है, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स को बनाना है, रिकग्नाइज करना है सेमीकंडक्टर्स को, और इस इंडस्ट्री में भी हमें एडवांस में आगे चलना है। इट इज़ नॉट ओनली विद चाइना बट ऑल्सो विद अदर कंट्रीज। जैसे आप देख सकते हो, व्हेन कंपनीज आर लुकिंग फॉर डाइवर्सिफाई फ्रॉम चाइना विच हैज़ बीन द हब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेवरल डिकेड्स ना, कंपनीज भी क्या कर रही है कि उनको भी दूसरी जगह भी देखना है, उनको भी डाइवर्सिफाई करना है, सिर्फ चाइना नहीं करना। सो न्यू दिल्ली हैज़ रोल्ड आउट अ $10 बिलियन प्लान टू बूस्ट लोकल चिप मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोला है कि लोकल चिप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हम लोग। यूएस मेमोरी मेकर मैक्रॉन टेक्नोलॉजी इज कंस्ट्रक्टिंग एन असेंबली एंड पैकेजिंग प्लांट इन गुजरात अंडर द प्लान। इसी के तहत क्या कर रहा है, गुजरात में एक प्लांट लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है प्लांट, यूएस मेमोरी मेकर माइक्रॉन टेक्नोलॉजी एक प्लांट बना रहा है ताकि हम लोग खुद लोकली चिप मैन्युफैक्चर कर सके। इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग विथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑन चिप सप्लाई चेन। फाइन, इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ चिप सप्लाई चेन में भी काम कर रहा है। ओके, सो ये सारी चीज़ें गाइज यहाँ पे दी हुई है और चीज़ें आप पढ़ सकते हो। फिलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि इंडिया जापान के बीच में चिप सप्लाई चेन पार्टनरशिप हो चुकी है। इसके साथ साथ इंडिया यूएस के साथ भी इन्वॉल्व है इन चिप मेकिंग। ओके, सो आज के लिए इतने ही आर्टिकल्स थे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पक्का पूछ लेना। ओके, एंड अगर आपको किसी भी तरह की काउंसलिंग की जरूरत है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो वी हैव द बेस्ट काउंसलर फॉर एनी टाइप ऑफ एनी एग्जाम प्रिपरेशन। ओके, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दोनों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पक्का ज्वाइन करना क्योंकि वहां पे आपको नोट्स भी मिलेंगे हमारे करंट अफेयर्स के। सो गाइस, चलो मिलते हैं कल इसी तरह से नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक बाय, टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।